गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात बच्चों। क्लास 12 केमिस्ट्री के पीरियड में मैं एक बार फिर से तुम सबका स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री में। चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं रासायनिक बलगति। ठीक है, क्योंकि अब बेटा जो मैं वीडियो बना रही हूँ तो वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए कंबाइंड वीडियो बन रही है, तो मैं दोनों ही टर्म, हिंदी और इंग्लिश की दोनों टर्म मैं साथ साथ लिख रही हूँ। चैप्टर 4 हम आज शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 4 का हिंदी में नाम है रासायनिक बलगतिकी और इंग्लिश में इसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। देखो, रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, इसके डेफिनेशन में बोलती हूँ। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी होती है? It deals with the study of rate of a chemical reaction it deals with the study of formation of the product and it also deals with the study of energy transformation. एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। तीन चीज़ें इस ब्रांच में, केमिस्ट्री की इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं। पहली बात है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, अभिक्रिया की गति। अभिक्रिया की गति, ठीक है। दूसरी बात फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, उत्पाद का बनना। तीसरी बात एनर्जी ट्रांसफर, ऊर्जा स्थानांतरण। पूरी परिभाषा क्या हुई? ये रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अभिक्रिया की गति, किसी रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया की गति का अध्ययन किया जाता है, उत्पाद के बनने का अध्ययन किया जाता है और रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, रसायन विज्ञान की उस शाखा को रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, रासायनिक बलगतिकी डील्स विद मतलब अध्ययन करवाती है, इन सब का अध्ययन करवाती है। ठीक है, अब इनमें सबसे पहले हम ले रहे हैं बेटा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या अभिक्रिया की गति। रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं अभिक्रिया की गति। अभिक्रिया की गति, अब बहुत ध्यान से समझना बेटा, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखा जाता है। मैं एक बार पहले वैसे ही लिख रही हूँ। देखो, रासायनिक अभिक्रिया है आर और इससे पी बने। आर क्या है यहाँ पर? अभिकारक, और पी यहाँ पर क्या है? उत्पाद। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया की गति निकालने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम ये पता लगाएंगे कि कितने समय में कितना अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हुआ, कितने समय में कितना उत्पाद बना है, कितने समय में कितना अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हुआ। ये अगर हमें पता चल जाए तो ये पता चलने के बाद हम अभिक्रिया की गति निकाल सकते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का अगर एक सामान्य सूत्र भौतिकी के अनुसार लिखा जाए तो R इज इक्वल टू dx अपॉन dt, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, जितने समय में जितनी दूरी तय की जाती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ये फिजिक्स का फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ रसायन में उस फॉर्मूले में हम थोड़ा
dx की जगह क्या आ जाएगा, dr अपॉन dt, ds की जगह क्या आ जाएगा, dp अपॉन dt। कितना उत्पाद बना, समयांतराल, कितना अभिकारक इस्तेमाल हुआ, समयांतराल, वो अभिक्रिया की गति के बराबर माना जाएगा। सो डी आर विल बी इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी, ठीक है, बराबर डी पी अपॉन डी टी। देखिए एक जगह मैंने माइनस लिया है और एक जगह मैंने प्लस लिया है। उसका कारण क्या है, माइनस का मतलब उत्पाद की मात्रा कम हो रही है। जब हम अंतर लेंगे उत्पाद की पहली मात्रा में और उत्पाद की बाद की मात्रा में, बाद की मात्रा कम आएगी, पहले वाली मात्रा ज़्यादा आएगी, इसलिए क्या होगा, जो अंतर आएगा वो माइनस में आएगा। उत्पाद की मात्रा बढ़ रही है, उत्पाद की मात्रा बढ़ने से पहले तो शून्य थी, उत्पाद था ही नहीं पहले हमारे पास, उसके बाद जो भी उत्पाद आया उसको शून्य में से माइनस करेंगे तो डीपी हमारा प्लस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और उसको अगर समयांतराल से हम विभाजित कर देते हैं, रेशियो ले लेते हैं दोनों की, तो रेशियो लेने पर ये रेशियो हमारी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बराबर आ जाएगी। ये बात समझ में आया था बेटा? तो ये है थोड़े समयांतराल के लिए, और अगर ज़्यादा समयांतराल के लिए लेनी है तो स्मॉल डी को कैपिटल डी से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। आर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये बात समझ में आ गई बेटा? डेल्टा ऐसे लिखा हुआ है तो ज़्यादा परिवर्तन हुआ, ऐसे लिखा हुआ है तो कम परिवर्तन हुआ, ठीक है। स्मॉल डी इज टेकन फॉर स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज, एंड डेल्टा इज टेकन फॉर लार्ज चेंज। स्मॉल चेंज मीन्स कम मात्रा परिवर्तित हुई, लार्ज चेंज मीन्स ज़्यादा मात्रा परिवर्तित हुई, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अभिकारक के रूप में यदि अभिक्रिया की गति को लिया जाता है तो वो नेगेटिव आता है, और उत्पाद के रूप में यदि अभिक्रिया की गति को लिया जाता है तो वो पॉजिटिव आता है। ये बात समझना आ गई बेटा? अब इसके बाद अभिक्रिया की गति दो तरह से और निकाली जाती है, वो दोनों परिभाषाएं भी हमें पढ़नी है। एक हमारी अभिक्रिया की गति है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, औसत अभिक्रिया गति, ठीक है। देखो औसत हम क्या लेते हैं कि अगर हमारे पास 2 या 3 चीज़ें हैं, हमें उनका औसत लेना है तो हम क्या करेंगे, उनकी मात्रा को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद उसको उतनी ही संख्या से विभाजित कर देते हैं। जैसे अगर हमारे पास 3 चीज़ें हैं, उनका औसत निकालना है तो हम तीनों को एक साथ जोड़ेंगे और 3 से विभाजित कर देंगे। 2 चीज़ें हैं, उनका औसत निकालना है, दोनों को एक साथ जोड़ेंगे और उसके बाद उनको 2 से विभाजित कर देंगे। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, संख्या से विभाजन कर देते हैं। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर हमें औसत क्या है, संख्या से विभाजन नहीं करना। यहाँ पर हमें जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, औसत अभिक्रिया गति है, 2 विभिन्न समयांतरालों के बीच की गति। जैसे हमने 10 बजे अभिक्रिया की गति को देखा, उसके बाद हमने 11 बजे अभिक्रिया की गति को देखा, तो 11 माइनस 10 1 घंटे के समय में जो अभिक्रिया की गति आई है वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी, औसत अभिक्रिया की गति आ जाएगी। ये बात समझ में आई बेटा? तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ये 2 समयांतरालों के बीच में अभिक्रिया की गति निकाली जाती है। के बीच अभिक्रिया दो समयांतरालों के बीच अभिक्रिया की गति। सूत्र वही रहेगा, सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हमें
समय लेना है नीचे, और ऊपर में मात्राएं लेनी है, नीचे समय लेना है। तो समय हम क्या ले लेंगे कि जो भी दो अलग अलग समयांतराल आ रहे हैं, 10:30 से 11:30 के बीच का समय लेना है। तो 10:30 से 11:30 के बीच का 1 घंटा आ जाएगा, और 1 घंटे से हम उसको विभाजित कर देंगे, तो उसकी औसत अभिक्रिया गति कहलाती है। ये बात समझ में आई तक में? अच्छा, अब इसके बाद आती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मैं यही लिख देती हूँ उसको, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एक समय पर अभिक्रिया गति या निश्चित समय पर अभिक्रिया की गति। देखो, इसमें और अभिक्रिया की गति में अंतर क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है हमने 5 बजे देखा कि इतना अभिकारक इतने उत्पाद में परिवर्तित हो चुका है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पर, अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, जिस समय हमने देखा उसी पर्टिकुलर टाइम पर जो अभिक्रिया की गति आती है, उस अभिक्रिया की गति को हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन या निश्चित समय पर अभिक्रिया की गति बोलते हैं। एक निश्चित समय पर, मैंने लिख दिया, निश्चित समय पर अभिक्रिया की जो गति होती है। सूत्र इन दोनों में भी वही है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन या औसत अभिक्रिया गति में भी यही सूत्र लिया जाएगा, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन या निश्चित समय पर अभिक्रिया की गति में भी वही सूत्र लिया जाएगा। बस ये क्या है, एक विशेष समय पर ली गई। अभिकारक की मात्रा को हमने 6 बजे देखा कि कितना अभिकारक बचा हुआ है, उसको हमने समय से विभाजित किया। विभाजित करने के बाद जो गति आ गई, वो गति क्या आई है उसकी? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन या एक निश्चित समय पर ली गई गति, अभिक्रिया की गति, उस रासायनिक गति से। ये बात समझ में आई बेटा? अच्छा, अब इसके बाद हमें जो अगली टर्म पढ़नी है, वो टर्म है रेट कांस्टेंट या गति नियतांक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट, और वैसे इसको बोलते हैं गति नियतांक। ठीक है, गति नियतांक क्या होगा? पिछले साल जो अपना एक चैप्टर था रासायनिक साम्य, केमिकल इक्विलिब्रियम, उस केमिकल इक्विलिब्रियम में तुमने एक नियम पढ़ा था जिसको हम लॉ ऑफ मास एक्शन बोलते हैं। वो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था कि जैसे ये R और P अभिक्रिया में, इस R और P अभिक्रिया में अगर हम आगे जाने वाली अभिक्रिया की गति निकालते हैं तो RF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R and RF is also equal to KF into R। ठीक है, तो ये जो KF है ये किसके बराबर है? RF अपॉन R के बराबर। और ये जो KF आया है ये हमने केवल एक ही के लिए लिया, इसी के लिए लिया, सामने वाली अभिक्रिया के लिए। ठीक है, जो KF आया यहाँ पर, ये क्या आया? इसका गति नियतांक या रेट कांस्टेंट, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, आगे जाने वाली अभिक्रिया का नियतांक। इसको हम बोलते हैं गति नियतांक या रेट कांस्टेंट एक अभिक्रिया के लिए। ठीक है, अगर हमें इसके विपरीत लेना होगा, उत्पाद से इस तरफ जाने वाली अभिक्रिया का लेना होगा, तो हम क्या करेंगे? वहाँ पर हमें फिर RB लेना पड़ेगा, और RB से KB आएगा, और KB इसके बराबर होगा RB अपॉन P के बराबर। ठीक है, तो जिस भी अभिक्रिया का हम चाहें उसका हम गति नियतांक निकाल सकते हैं। निकालने का तरीका क्या है कि अगर हमें
एक सामान्य अभिक्रिया का गति निकालना है तो अभिक्रिया की जो गति है उसको अभिकारक की सांद्रता से विभाजित कर देंगे, उसका रेशो ले लेंगे। अभिक्रिया की गति और अभिकारक की सांद्रता, उसका रेशो ले लेंगे। रेशो लेने के बाद जो भी हमारे पास उत्तर आता है वो किसके बराबर होगा? गति नियतांक या रेट कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, एफ का मतलब है यहाँ पर फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड आगे जाने वाली फॉरवर्ड रेट। ठीक है, ये बात समझ में आई है। अच्छा, अब इसके बाद हम चलते हैं कि जो अभिक्रिया की गति है, क्योंकि आज हम अभिक्रिया की गति के बारे में बात कर रहे हैं, इस अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? कौन कौन से कारक हैं जो अभिक्रिया की गति को प्रभावित करते हैं? अब हम कारकों के बारे में और पढ़ लेते हैं आज के गति। ठीक है, तो जो अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, फैक्टर्स, इंग्लिश में इसको लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट और रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, पहला कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता। ठीक है, अभिक्रिया की गति सांद्रता से कैसे प्रभावित होती है? देखो, गति का सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है। गति किसके बराबर होगी? अभिकारक की सांद्रता समयांतरा के अनुपात के। ठीक है, तो अगर अभिकारक की सांद्रता बढ़ा दी जाती है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड, देन रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज। वाई? क्योंकि हमने जो हमारी अभिक्रिया की गति है वो अभिकारक की सांद्रता के सीधे सीधे समानुपाती होती है। तो जैसे जैसे सांद्रता बढ़ा देंगे, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीज को मैं ऐसे लिख देती हूँ, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सांद्रता और अभिक्रिया की गति दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अभिक्रिया की गति, ठीक है, और सांद्रता किसकी? अभिकारक की सांद्रता, क्योंकि अगर उत्पाद की सांद्रता बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया विपरीत दिशा में चली जाएगी। ये बात समझ में आई बेटा? तो अगर हम उसको बढ़ाते हैं अभिकारक की सांद्रता को, तो अभिक्रिया की गति अपने आप ही बढ़ जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है तापमान, टेम्परेचर। देखो, तापमान के बारे में पढ़ने के लिए हमें तापमान पर आधारित अभिक्रियाओं के विभाजन को जानना जरूरी है। एक प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं ऊष्माक्षेपी और एक प्रकार की अभिक्रियाएं होती है ऊष्माशोषी। ठीक है, ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक और ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है और एंडोथर्मिक या ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अभिक्रिया
में हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, गर्म करना पड़ता है, अभिकारकों को गर्म करना पड़ता है, तब जाके अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। ये बात समझ में आई? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की गति नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वैसे ही उसमें ऊष्मा निकल रही है तो अभिक्रिया की गति नहीं बढ़ेगी, बल्कि उल्टी हो जाएगी अभिक्रिया की गति। क्योंकि एक रासायनिक समीकरण यदि इस तरफ जाने पर, देखो इस साइड में जाने पर यदि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रही है, ऊष्मा बाहर निकल रही है, तो उसके विपरीत दिशा में जाने पर उसका विपरीत प्रभाव होगा। जो ऊष्मा यहाँ निकल रही है वो ऊष्मा अवशोषित होकर फिर ये अभिकारक में परिवर्तित होगी, मतलब ये इस अभिक्रिया के लिए, विपरीत दिशा की अभिक्रिया के लिए एक उत्पाद का काम करेगा। ये बात समझ में आई? तो अगर हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में तापमान बढ़ा रहे हैं, ऊष्मा अलग से दे रहे हैं, इसका मतलब हम विपरीत दिशा की अभिक्रिया को प्रेरित कर रहे हैं। तो जो सामने वाली अभिक्रिया है वो सामने वाली अभिक्रिया की गति कम हो जाएगी। तो ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रियाएं हैं इनमें अभिक्रिया की गति व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, गति से यहाँ पर मतलब क्या है मेरा? रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और एंडोथर्मिक में उल्टा होगा। एंडोथर्मिक मतलब हमें ये जो अभिक्रिया करवानी है सामने वाली, ये भी तापमान देकर करवानी है। तो जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाएंगे तो तापमान बढ़ाने के साथ साथ उत्पाद की मात्रा बढ़ेगी। इसका मतलब जो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं हैं वो तापमान बढ़ाने पर उनकी गति बढ़ती है, ठीक है। तापमान के समानुपाती होती है ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में और तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में। ये बात समझ में आ गई बेटा? अच्छा, अब इसके बाद हम चलते हैं जो अपना तीसरा है, द कैटलिस्ट और हिंदी में इसको बोलते हैं उत्प्रेरक। कैटलिस्ट या उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का अभिक्रिया की गति पर क्या प्रभाव है? ठीक है, जो उत्प्रेरक है उसका काम ही है अभिक्रिया की गति को बढ़ाना। वैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हम कराएं तो कभी ना कभी तो पूरी हो ही जाती है, लेकिन जिन अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक को उपयोग में लाया जा सकता है वो अभिक्रियाएं उत्प्रेरक की उपस्थिति में उनकी गति बढ़ जाती है। तो जो उत्प्रेरक है उसका सामान्य काम है अभिक्रिया की गति को बढ़ाना। ठीक है, तो अभिक्रिया की गति उत्प्रेरक के इस्तेमाल से बढ़ जाती है। उत्प्रेरक लेने पर अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। फिर उसके बाद आता है बेटा अपना सरफेस ऑफ रिएक्टेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्र। सरफेस ऑफ रिएक्टेंट या अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्र। देखो इससे मतलब क्या है बेटा, मैं उदाहरण देकर समझाती हूँ तुम्हें। जितनी भी धातु होती हैं ठोस अवस्था में होती हैं। अब एक धातु को हमने ठोस अवस्था में उसका क्रिस्टल लिया और उसके क्रिस्टल पे अभिक्रिया करानी शुरू की। दूसरी तरफ हमने क्या किया कि वो जो धातु का क्रिस्टल हमने लिया हुआ था बिल्कुल समान द्रव्यमान का, सेम मास का, हमने उसको पाउडर के रूप में ले लिया। तो जो पाउडर के रूप में अभिक्रिया की गति आती है ठोस अवस्था में लेने पर उतनी गति नहीं आती। ठोस अवस्था में लेने पर, क्रिस्टलीय अवस्था में लेने पर गति कम आती है अभिक्रिया की, और पाउडर की अवस्था में लेने पर, ठीक है, उसकी गति तेज आती है। कारण क्या है उसका कि पाउडर की अवस्था में लेने पर जो ज़्यादा अणु हैं, ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, ज़्यादा पार्टिकल्स अभिक्रिया कर पाएंगे, जो कि नहीं कर पाते थे। जैसे ये ठोस अवस्था में ऐसे रखी हुई है धातु, केवल यहाँ से अभिक्रिया कर पाएगी, अंदर वाला भाग इसका अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। हमने इसको पाउडर के रूप में ले लिया, पाउडर पूरा बिखरा हुआ है, सबके सब अणु अभिक्रिया कर पाएंगे। तो जितने ज़्यादा अणु होंगे, अभी हम पहले हेडिंग में पढ़ चुके हैं कि अभिकारक की सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी तो अभिक्रिया की गति भी उतनी तेज होगी। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उतना ही अधिक अभिक्रिया की गति मानी जाती है। ये सीधे सीधे समानुपाती होती है अभिक्रिया की गति।
अभिक्रिया की गति। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। हम सामान्य शब्दों में ये बोल सकते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाय द इंक्रीज इन सरफेस एरिया। गॉट इट? नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रेडिएशन। एक और पॉइंट बाकी है और वो है रेडिएशन। हिंदी में इसको बोलते हैं विकिरण। ये विकिरण और रेडिएशन हमें कहाँ पढ़ना पड़ता है? ये केवल उन अभिक्रियाओं में पढ़ना पड़ता है जो अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न की जाती हैं। ठीक है, तो प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रियाएं संपन्न की जाती हैं, अगर हम प्रकाश की मात्रा बढ़ा देते हैं तो मात्रा बढ़ाने के साथ साथ अभिक्रिया की गति भी बढ़ जाएगी और जल्दी हो जाएगी अभिक्रिया। समझ में आ रही है बात? क्योंकि हमने प्रकाश की मात्रा बढ़ाई, इसका मतलब अब ज़्यादा प्रकाश लेकर ज़्यादा अणु एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेंगे और अभिक्रिया करके उत्पाद बना देंगे। तो विकिरण से भी अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। ये भी सीधे सीधे समानुपाती होता है अभिक्रिया की गति के या रेट ऑफ रिएक्शन। ये बात समझ में आई बेटा? तो अब एक बार मैं वापस दोहरा देती हूँ इसको। अभिक्रिया की गति क्या होती है? अभिक्रिया की गति, इस पर आधारित तुम्हारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, तो अभिक्रिया की गति का फॉर्मूला तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। अभिक्रिया की गति है अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और समय का अनुपात। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम इज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। दिस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. Increase in concentration of the reactant increases the rate of reaction. Temperature, in case of exothermic reactions, increase in temperature will decrease the rate of reaction. In case of endothermic reaction, increase in temperature will increase the rate of reaction. Catalyst increases the rate of reaction. Surface area of the reactant will also increase the rate of reaction. And radiation, those reactions which take place in presence of light, by the exposure of light, the reaction rate will increase. Got it बेटा? ठीक है, अब आज का जो अपना टॉपिक था रिलेटेड टू द रेट ऑफ रिएक्शन, वो आज अपना रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। एंड टुमारो वी विल अगेन स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसी चैप्टर का एक दूसरा टॉपिक लेकर कल हम फिर से पढ़ाई करेंगे। टिल देन अपने बुक से आपको चैप्टर की रीडिंग लगानी है। मैं हर बार बोलती हूँ, हर चैप्टर के लिए बोलती हूँ कि उसकी रीडिंग आपको लगानी है। जितनी बार आप रीडिंग लगाओगे उतने ही पॉइंट्स आपके माइंड में रखे जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, रिकलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं।